गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इकोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, अर्थात सामुदायिक पारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी। तो चलिए देखिए होता क्या है ये, व्हाट इज कम्युनिटी इकोलॉजी। तो क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, Community ecology is the study of organization and functioning of communities। यानी विभिन्न जो समुदाय हैं उन समुदायों का संगठन और उसके आपस का की कार्यकी होती है, उसके आपस का जो कार्य व्यवहार होता है उसकी एक स्टडी है, उसका एक अध्ययन है। और बेसिकली कम्युनिटी होती क्या है, अब जानते हो कि कोई एक स्पीसीज है, सेम स्पीसीज के बहुत सारे जानवर, बहुत सारे प्राणी एक एरिया में एकत्रित हों तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और किसी एक विशेष इकोलॉजिकल रीजन में, अर्थात किसी विशेष पारिस्थितिकी में, एक निश्चित एरिया में अवस्थित पारिस्थितिकी में जितने पॉपुलेशन होते हैं उन सब के असेंबलेज को, उन सब के समूह को, उन सब के संग्रह को हम कम्युनिटी कहते हैं। So what is community? Community is the assemblage of interacting population of species living within a particular area or habitat। किसी विशेष आवासीय क्षेत्र या इकोलॉजिकल जोन में या किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की जो समष्टि होती है, जो पॉपुलेशन होता है, और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अंतरक्रिया करती हुई समष्टियों का जो एक संग्रह होता है किसी विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र में, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी। तो डेफिनेशन तो आपका यही तक खत्म हो गया, डेफिनेशन आपका यहां तक खत्म हो गया, लेकिन ये एक्सप्लेन ये किया गया है कि कम्युनिटी आखिर होती क्या है। तो देखिए, कम्युनिटी इकोलॉजी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीसीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब ये दूसरा डेफिनेशन है। दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि कम्युनिटी इकोलॉजी जो है रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है किसका, पॉपुलेशन ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज, जितने भी जीवित वहां पर प्रजातियां हैं उन सब के पॉपुलेशन के बीच जो इंटरेक्शन होता है किसी खास समय में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। तो ऐसे खूब सारे डेफिनेशन आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी। और आपको मैंने कहा था पीडी शर्मा वाली किताब जो है उसको पढ़िए, या जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसमें अगर सामुदायिक पारिस्थितिकी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कई और परिभाषाएं आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि ये चीज होती क्या है। अब क्या है कि ईच कम्युनिटी हैज इट्स स्पेशल लिमिट। प्रत्येक कम्युनिटी की एक अपनी भौगोलिक और फंक्शनल कार्यकी जन्य सीमाएं होती हैं। एक विशेष पारिस्थितिकी में वो रह सकता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वो सीमित होगा, और उसके कार्यकी का जो रेंज है वो भी एक सीमित में होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच जो बाउंड्रीज होती है कभी कभी बहुत शार्प होता है ना, बहुत। जैसे कि मान लीजिए कि एक नदी है, नदी के किनारे बांध बना दिया गया, तो बांध के इस तरफ वाला जो पॉपुलेशन है उस तरफ वाला पॉपुलेशन है जो नदी में रहने वाली प्रजातियां हैं, या किसी झील में एक कोई बांध जैसा एक बना दिया गया, ऐसा बांध या एक बाउंड्री बना दी गई ईंट की, तो उसके तरफ जो दोनों तरफ जो कम्युनिटी है ना, वो तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि शार्पली अलग होगी। कि जो तालाब के पास जो मैदान है, घास का मैदान कहिए, या जो भी मैदान, मैदानी भाग है, छोटा सा जो भी है, एक गार्डन ही मान लीजिए, तो वहां की का जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है और जो तालाब का कम्युनिटी स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग है, और दोनों अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सिर्फ एक ईंट की दीवार का बीच में फर्क है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है, लेकिन अक्सर प्रकृति में इतनी जल्दी
ऐसा नहीं होता कि एक कम्युनिटी बिल्कुल कन्वर्ट करके दूसरी एक शार्पली डिफरेंट कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल एक लाइन के आर आर, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि उसमें ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब उसमें क्रमिक बदलाव होता है ना। एक क्रमिक बदलाव का क्षेत्र होता है, और कभी कभी दो अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटी, यानी कि दो विभिन्न बिल्कुल भिन्न समुदाय दो हैं, उनके बीच कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा जोन होता है जिसमें इस समुदाय के भी जानवर, इस समुदाय के जानवर और कुछ तीसरे प्रकार के भी जानवर हैं। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोटोन। उसको कहते हैं, ये इकोटोन आपसे इंटरव्यू में या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल जोन, एक क्रमिक बदलाव वाला क्षेत्र है, यह एक जंक्शनल पॉइंट है दो बिल्कुल भिन्न प्रजातियों के बीच का। एक क्रमिक बदलाव वाला क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं इकोटोन। इकोटोन जो हार्वर्स कम्युनिटी टर्म है इकोटोनल कम्युनिटी, वहां जो कम्युनिटी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोनल कम्युनिटी कहते हैं। और उसमें ओवरलैपिंग कम्युनिटीज होती हैं और कुछ यूनिट है। जिससे मैंने कहा ना कि जो बीच वाला जो इकोटोन वाला जो जोन है, इकोटोन वाला जो क्षेत्र है, उसमें इस तरफ के कम्युनिटी के भी लोग होंगे, उनके भी प्राणी होंगे या पौधे होंगे, या दूसरी तरफ के भी कम्युनिटी के प्राणी पौधे होंगे, और कुछ अलग तरह के भी होंगे। जैसे अब देखिए, मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, ये कोनिफेरस फॉरेस्ट है। कोनिफेरस फॉरेस्ट यानी कोन, पाइन वगैरह जो होते हैं, इस तरह के फॉरेस्ट आपको कहाँ दिखाई पड़ते हैं? इस तरह के फॉरेस्ट आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, पहाड़ों पर, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, उस जगह पर इस प्रकार के कोनिफेरस फॉरेस्ट आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अब बीच में है ये वाटर टेबल। अब इधर तो ये पहाड़ है पूरा, और ये बीच में वाटर टेबल है। अब यहाँ की जो कम्युनिटी है बिल्कुल अलग हो जाएगी, और यहाँ की कम्युनिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में आप देख रहे हैं कि क्या बना हुआ है, एक इकोटोन जोन बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या है कि कुछ ऐसे नॉन फ्लोटिंग, कुछ ऐसे मॉस है या झाड़ियां हैं जो बिल्कुल उस पहाड़ के नीचे, पहाड़ की तली पर ऐसे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे 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 जो करके मॉस या इस प्रकार के शैवाल जैसी प्रजातियां होती हैं जो पानी पर तैरती हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर पानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये वाला जो जोन है, अब इसमें क्या क्या पाया जा रहा है? इरीफोरम वेजिनेटम है, स्फैग्नम है, एंड्रोमेडा है, वैक्सीनियम है, ड्रोसेरा, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिशन जोन के प्लांट है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फ्लोट है, फिर ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ गया, या मान लीजिए ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आता, फिर उसके बाद यहाँ पर घास का मैदान आ जाता, फिर इसके बाद फिर रेगिस्तानी क्षेत्र आ जाता, तो यहाँ पर एक इकोटोन बनता और यहाँ पर एक इकोटोन बनता। तो कहने का मतलब इकोटोन वो क्रमिक बदलाव वाला क्षेत्र है जो जिसके एक तरफ एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, दूसरा बिल्कुल अलग प्रकार का समुदाय होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इकोटोन। अब देखिए, जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं। ईच बायोलॉजिकल कम्युनिटी एग्जिबिट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रत्येक जो जैविक समुदाय है वो कई प्रकार के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, डेंसिटी यानी कि एक तो डाइवर्सिटी हो गई यानी कि विविधता हो गई, डेंसिटी हो गई मतलब घनत्व हो गया, दूसरा डोमिनेंस है कि उस जो कम्युनिटी है उसमें से कौन सी प्रजाति जो है सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से या सफल रूप से वहां रह रही है, जिसका प्रभाव है वहां पर, है ना, जिसकी प्रभाविता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब उसमें जो पॉपुलेशन है, किस किस प्रकार के प्राणियों या पौधों का पॉपुलेशन है। और स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि उसको अगर हम बिल्कुल समुद्र के तल से या उस कम्युनिटी स्ट्रक्चर के सबसे ज्योग्राफिकल जो भी है जगह, उसके सबसे निचले तल से लेकर के, सबसे नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए किस प्रकार से प्रजातियों में अंतर आता है, या विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न जो स्तरण होता है जिसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, विभिन्न स्तरों पर कौन कौन सी प्रजातियां हैं, इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब प्रजातियों का या समुदाय का स्तरण। अब सबसे पहले है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो हमें यह देखना है कि एक किसी खास, जिस भी जो कम्युनिटी का जो ज्योग्राफिकल एरिया है
उस पर्टिकुलर एरिया में, उस खास क्षेत्र में वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि जो प्रजातियों में विविधता कितनी है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में एक प्रोड्यूसर होता है यानी कि उत्पादक होता है, फिर कंज्यूमर होता है यानी कि उपभोक्ता होता है, और डिकम्पोजर होता है। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है। डिकम्पोजर यानी कि अपघटक होते हैं। तो अब क्या है कि उसमें जो स्पीसीज है, अब प्रोड्यूसर होंगे तो कितने प्रकार के प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं तो कितने प्रकार के कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर हैं तो कितने प्रकार के डिकम्पोजर हैं। मतलब कितने प्रकार की भिन्न भिन्न प्रजातियों वाला, कितने प्रकार का जो पॉपुलेशन वहां पर दिख रहा है, उससे बनती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे आप रेगिस्तान में दूर दूर तक चले जाओ, कोई जीव नहीं मिलेगा, या मान लीजिए किसी तालाब में चले गए, वहां और कोई प्रजाति नहीं है, वहां यूट्रॉफिकेशन हुआ पड़ा है, वहां पर एल्गल ब्लूम आया पड़ा है, और इसकी वजह से कोई भी प्रजाति जानवर जिंदा ही नहीं है वहां पर। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक एल्गी दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से घास का मैदान है या लॉन है, एक आर्टिफिशियल लॉन बनाया किसी ने घर के आगे, तो यहाँ क्या, वहां कोई स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी, एक्सेप्ट फॉर कि बरसात में या किसी ऐसे मौसम में कुछ कीड़े पतंगे, कुछ इंसेक्ट वहां पे आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो प्राकृतिक आवास होता है, आमतौर पर वहां बहुत ज्यादा जैविक विविधता आती है, उसे कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। मतलब प्रजातियों का रिचनेस यानी कि प्रजातियों का की समृद्धि कहिए उसको, है ना। और उस स्पीसीज रिचनेस को, उस बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी वहां पर इंडेक्स बनता है। जो प्रजातियों की जो विविधता होती है, कोई उसका इंडेक्स है, उसका मेजरमेंट कहते हैं। एक तो आपको पढ़ना भी है, सैनन वीनर इंडेक्स भी पढ़ना है आपको, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो सैनन वीनर इंडेक्स है या फिर सिम्पसन इंडेक्स है, या कई प्रकार के इंडेक्स बनाए जाते हैं। उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि टोटल प्रजातियां कितनी हैं, उसमें से इंसेक्ट्स हैं या नहीं है, इंसेक्ट्स हैं तो उसमें इंसेक्ट्स की कितनी प्रजातियां हैं, उसके हिसाब से हम किसी भी प्रजाति का जो डाइवर्सिटी इंडेक्स भी निकालते हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ एंड स्ट्रक्चर, उसका वो जो समुदाय है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है अपने स्पीसीज रिचनेस के मामले में या जियोग्राफिकल क्षेत्र के हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं उसका ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, यानी वहां की वृद्धि दर क्या है, वहां उसकी संरचना कैसी है। फिर डोमिनेंस, जैसे मैंने कहा कि किसका प्रभाव ज्यादा है। इन ईच कम्युनिटी वन और फ्यू स्पीसीज डोमिनेट आइदर इन नंबर और इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं या अपने भौतिक गुणों के आधार पर वो सबसे ज्यादा दिखते हैं। मतलब ये लगता है कि सिर्फ इसी स्पीसीज का राज है ना, इसी स्पीसीज का इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में राज है, उसी का प्रभाव है। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डोमिनेंस। और जो इस प्रकार के जो डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं, जो प्रभावी प्रजातियां होती हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डोमिनेंस। मतलब पारिस्थितिकी प्रभावी इसको कह सकते हैं ना। उसी प्रकार सक्सेशन, अब सक्सेशन क्या है कि कोई भी नेचर जो है ना वो परिवर्तनशील है, और इकोलॉजी में तो सबसे ज्यादा चेंज आता है। आप बचपन से अपने आसपास के कुछ क्षेत्र को इमेजिन करो कि हो सकता है बचपन में जहां आप तालाब देखा हो वहां तालाब नहीं है, बचपन में जहां पर आपने बगीचा देखा हो वहां पर बगीचा नहीं है, बचपन में आपने जहां घास का मैदान देखा था या खेत देखा था किसी विशेष प्रकार का, वो नहीं है। बचपन में आपने किसी खेत में के आगे बांस का झुरमुट देखा हो, वहां पर नहीं है। तो होता क्या है कि अक्सर जो है वहां का जो स्ट्रक्चर है, वहां की जो संरचना है, वहां का जो संगठन है, वो मैन मेड भी होता है। लेकिन अगर सिर्फ जो क्या कहते हैं नेचुरल कंडीशन को भी परसिस्ट करने दिया जाए, यानी कि कोई भी एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस नहीं हो, मानव जन्य किसी प्रकार की गतिविधि वहां नहीं भी हो, इसके बाद भी ये देखा जाता है कि एक कम्युनिटी का कन्वर्सन जो होता है दूसरी कम्युनिटी से होता है, और फिर पूरा का पूरा कम्युनिटी स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी कि हो सकता है कि पहले वहां किसी विशेष प्रकार की कम्युनिटी नहीं हो और धीरे धीरे वो कम्युनिटी ग्रो कर जाए। जैसे मान लीजिए कोई घास का मैदान है, वो सिर्फ वहां पर घास है, विभिन्न प्रकार के घास है या थोड़ी झाड़ियां वाड़ियां हैं, और हो सकता है कि 5 साल 10 साल के बाद वो झाड़ियां थोड़ी सी बड़ी हो जाए
या झाड़ियां डोमिनेट कर जाए, फिर झाड़ियों के बीच हो सकता है कोई वृक्ष की प्रजाति है वो डोमिनेट कर जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कन्वर्जन होता है या नए स्पीसीज का जो इमर्जेंस होता है, नई स्पीसीज जो बनती है, विकसित होती है वहां पर, उसको हम कहते हैं सक्सेशन। तो ये जो है डायरेक्शनल होता है, किसी एक दिशा में होता है विद द चेंज ऑफ टाइम। हो सकता है कि जहां पर आज तालाब हो वहां पर 10 साल 20 साल 50 साल के बाद वहां पर एक शैलो टाइप का एक थोड़ा सा गहरा घास का मैदान बन जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा देर में मैदान ही बन जाए वहां पर। क्योंकि आप देखिए कि हमने कई प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे जो कहते हैं लोग कि जो सहारा का जो मरुस्थल है वहां पर कई बहुत घने जंगल हुआ करते थे, आज की तारीख में वो पूरा का पूरा मरुस्थल है। तो जाहिर सी बात है कि ये सक्सेशन की वजह से हुआ, है ना। उसी प्रकार से कुछ जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि जहां आपको घास का मैदान दिख रहा है, हो सकता है कि वहां पर पहाड़ बन जाए, लेकिन वो प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्ष में होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर अपने आसपास आप ध्यान से देखें, बचपन से याद करें कुछ विशेष जगह को, तो आपको याद आएगा कि बहुत सारे जगह का जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो सामुदायिक संगठन है, वो समय के साथ बदलता है। तो समय के साथ बदलना मतलब बदलना कि वहां पहले कोई किसी प्रजाति के पौधे हुआ करते थे, अब दूसरी प्रजाति के हैं, इसको हम कहते हैं सक्सेशन। फिर ट्रॉफिक लेवल, मेरे ख्याल से अब जो कुछ स्लाइड्स है ना उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हम आपको जो इकोलॉजी का है ना बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो इकोसिस्टम जब हमने आपको पढ़ाया था, तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। बट सिंस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यूनिटीज, ये क्या है कि किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी समुदाय के, क्योंकि ये कुछ लाक्षणिक गुण है, तो इसकी चर्चा यहाँ आवश्यक है। तो आपको पता ही है कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है, जो पोषण स्तर होता है किसी भी समुदाय का, उसमें क्या होता है कि उसमें अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार की समष्टियां होती हैं विभिन्न प्रजातियों की, है ना। तो उसमें कुछ प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कुछ कंज्यूमर हो सकते हैं, कुछ डिकम्पोजर हो सकते हैं यानी कुछ उत्पादक हो सकते हैं, कुछ उपभोक्ता हो सकते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो किसी ऑर्गेनिक पदार्थ को डिग्रेड करते हैं, उनका अपघटन करते हैं, उसको खा जाते हैं। तो अब जैसे देखिए ग्रीन प्लांट्स हैं, क्या है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो जो हरे पौधे हैं वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के प्राणियों द्वारा कंज्यूम होता है। अगर सीधे सीधे कोई जानवर घास नहीं खा रहा है तो उस जानवर को कोई और खा रहा है, और अल्टीमेटली पोषण कहां से जा रहा है, जो घास का जो पोषण था वही ट्रांसफर हो रहा है आगे। या जो जितने भी घास है, ग्रीन प्लांट्स हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हम खाते हैं, तो इन सब का जो पोषण है या तो हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं या किसी दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आहार की हैबिट कैसी है किसकी। तो जितने भी ऐसे प्राणी हैं जो पोषण के लिए उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं और उनको खाते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। अब दूसरे है कि ये प्रोड्यूसर्स हैं चाहे कंज्यूमर हैं, इन दोनों की मृत्यु होती है या दोनों के शरीर से कुछ उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं। तो जो भी उत्सर्जित पदार्थ है या मरने के बाद जो किसी की डेड बॉडी होती है, किसी जानवर की कॉर्प्स होता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसका अपघटन किया जाता है, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। और माइक्रोब्स के द्वारा जो क्लिष्ट ऑर्गेनिक पदार्थ जिससे कि किसी प्राणी का शरीर बना है, किसी भी जीव का शरीर बना है, उसको अपघटित करके उसके जो कंस्टिट्यूएंट सिंपल एलिमेंट्स हैं उसमें बदल देते हैं। जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, फॉस्फेट निकल सकते हैं, फॉस्फोरस निकल सकता है। तो इस प्रकार से जो सिंपल एलिमेंट्स में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, और ये एक्चुअली वातावरण में जो भी जो वातावरण का जो भी जियोकेमिकल या कंपोजिशन होता है, उसकी रिसाइकलिंग में, उसके पुनर्चक्रण में डिकम्पोजर्स का योगदान होता है, और ये शायद आप जानते हैं।
तो ट्रॉपिक पिरामिड और फ्लो ऑफ एनर्जी तो क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द स्पीसीज which do not depend on any other plant or animal species, इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, इसको कहते हैं स्वपोषी। और दूसरा होता है विषमपोषी, यानी कि जो दूसरों पर, ये जो और हेट्रोट्रॉप्स है, ये ऑटोट्रॉप्स पर पोषण के लिए निर्भर करते हैं। ऑल बायोलॉजिकल कम्युनिटीज है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन। होता क्या है कि जितने भी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, जितने भी जैविक समुदाय हैं, वो क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ। और उस इंटरेक्शन में क्या होता है कि फूड चेन की एक श्रृंखला बनती है और उससे एक ट्रॉफिक पिरामिड का निर्माण होता है, एक पोषण स्तर का एक पिरामिड बनता है ना। तो ट्रॉफिक पिरामिड में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो जो सबसे बेस पर कौन सा होगा, उत्पादक होगा, यानी ऑटोट्रॉप्स होगा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के। और होता क्या है कि यही है जो पूरे इकोसिस्टम को पोषण देते हैं। क्योंकि हम आपको शायद पहले बता चुके हैं कि ऑटोट्रॉप्स में खासियत होती है, दे कैन हार्नेस द सोलर एनर्जी, दे कैन यूज द सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज न्यूट्रिएंट्स। कि वो सूर्य के किरणों का, सूर्य की के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ ऑर्गेनिक पोषक पदार्थों में बदलने की क्षमता उन्हीं में होती है, सिंस दे आर एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना, तो फिर कोई भी कम्युनिटी दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। खासतौर से जो हायर एनिमल्स हैं वो तो बिल्कुल ही जिंदा नहीं रहेंगे। और इसीलिए आप मानना चाहिए कि जो ऊर्जा का जो अल्टीमेट स्रोत है ना, वो सूर्य है। क्योंकि आप जानते हो कि एक आपने थर्मोडायनामिक्स का नियम पढ़ा है, जिसमें कि एक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। वो क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है, ना विनाश हो सकता है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा जो है एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती है। तो जितने भी हरे पौधे थे, पर्णहरिम वाले, क्लोरोप्लास्ट वाले जितने पौधे थे, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या किया कि जो सोलर एनर्जी को एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, एक केमिकल एनर्जी के रूप में बदल दिया। फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको फिर दूसरे प्राणी लेते हैं, और उस प्रकार से सोलर एनर्जी डायरेक्ट इनडायरेक्टली यूज की जाती है कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो ये हेट्रोट्रॉप्स है और कंज्यूमर्स है, ये हम बता चुके। तो ऑल बायोलॉजिकल कम्युनिटी एनर्जी एट ईच ट्रैवल लेवल इज लॉस्ट। ठीक है, ये हमने लिंडमास का भी नियम आपको बताया था कि बायोमास का कैसे कन्वर्जन होता है कि 100 किलो घास है तो अप्रोक्सीमेटली उससे 10 किलो बकरी बनेगी। 10 किलो बकरी है तो उससे अप्रोक्सीमेटली 1 किलो कोई मांसाहारी जानवर जो बकरी को खाता है वो बनेगा। मतलब हर लेवल पर आप क्या देखते हो, बायोमास उसका करीब 90% खत्म हो जाता है। एंड सो इट हैपेंस विद द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो होता है ना उसका लॉस होता है। हमने आपको पूरा एक एनर्जी साइकिल बताई थी, एनर्जी फ्लो बताया था इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, उसको आप पढ़ लीजिए, उसको मैं यहाँ दोहराने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन होता यह है कि जब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर तक जाता है तो एनर्जी का लॉस होता है करीब 80 to 90%। फिर उससे अगले सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाता है तो उसमें 90% एनर्जी का लॉस होता है। ये हम सारा आपको बता चुके हैं। और ये सारा का सारा कहाँ यूज होता है, कुछ तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो प्राणियों का होता है उसमें लॉस हो जाता है, उसको शरीर को गर्म रखने में, फूड डाइजेस्ट करने में, और बाकी सब जो है वो एक्सक्रीशन के रूप में या किसी और वजह से, है ना, जो है उसका लॉस हो जाता है। तो जैसे जैसे किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, पिरामिड में, किसी भी जैसे जैसे आगे जाता है कोई प्राणी, है ना, तो उसमें अवेलेबल एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और आपको पता ही कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। इसी से एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है ना। तो बेस लेवल पर जो एक कुछ चीजें होती हैं, फिर वो आगे आगे बढ़ती हैं। जो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी होती है, यानी कि जो ऐसी कम्युनिटी है जो जल के बाहर होती है, उसे मल्टीसेलर प्लांट जो होता है वो बेस ऑफ पिरामिड बनाते हैं। यानी कि जो प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, वो उत्पादक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो पिरामिड का बेस बनाते हैं। जबकि जो फ्रेश वाटर लेक होता है उसमें भी
मल्टीसेलर प्लांट्स और सिंगल सेल एल्गी जो होते हैं वो उसका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बना, क्योंकि एल्गी जो है उसमें भी पर्णहरिम होता है, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रॉपिक लेवल जो ओशन का होता है उसमें हरे पौधे कम होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ज्यादा होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जैसे तैरने वाले प्लवक जो पादप जो होते हैं, है ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, वो होते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि ये जैसे सोलर एनर्जी यहाँ आ रही है, सोलर एनर्जी से क्या हुआ, उस सोलर एनर्जी को इस घास ने या इस पौधे ने यूज किया, यूज करके क्या किया, ग्लूकोज बनाया, इसको प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर करेगा, टर्सरी कंज्यूमर करेगा। इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल पे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें एनर्जी जो है उसका लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो यहाँ अगर 100 किलो कैलोरी है तो यहाँ 10 किलो कैलोरी बचेगी, यहाँ फिर 1 किलो कैलोरी बचेगी, यहाँ 100.1 किलो कैलोरी बचेगी। ठीक है, तो ये फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, आई थिंक ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो किस फूड चेन क्या होता है, देखिए फूड चेन है, फूड वेब है, सब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मछलियाँ हैं, इसको बर्ड्स खा जा रहे हैं, स्क्विड्स खा जा रहे हैं, मछलियाँ जो हैं क्या खा रही हैं, जो छोटे छोटे क्रिल प्रकार के ये क्रस्टेशियंस होते हैं, कॉपी पोड होता है, इसको मछलियाँ खा रही हैं। जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है जैसे स्पायरो वगैरह, यूग्लिन, ये सब आपने पढ़ा है ना, ओडोगोनियम, ये इन सब चीजों को कौन खा रहा है, कॉपी पोड्स खा रहा है, ये क्रिल खा रहे हैं, इसको मछलियाँ खा रही हैं, है ना, ये कार्निवोरस प्लैंक्टॉन्स खा जा रहे हैं, इसको फिर बर्ड्स खाते हैं, इसमें से कुछ कॉपी पोड्स को मछलियाँ खा जाती है, क्रिल्स को मछलियाँ खा जाती है, मछलियों को कोई सील खा जाता है, सील को बड़ा बेल खा जाता है ना, इसको सिर्फ मछलियों को एलिफेंट सील खा जाता है। ये आप देख रहे हो कि एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल ये बना हुआ है, और इसी का प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है कि ये सब बता चुके हम आपको। प्लांट हैं, कुछ हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, फिर उसके ऊपर कार्निवोर है, उसके ऊपर ये उसी प्रकार से ये फूड चेन बना हुआ है। यहाँ आप देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं मुझे, यू ऑल आर नोइंग दिस थिंग। दूसरा हर्बीवोर है या कंज्यूमर है जो इंसेक्ट होता है, तीसरा कार्निवोर है और आउल है। तो यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को और जो कम्युनिटी का जो डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया, और इसके कुछ दूसरे जो लाक्षणिक गुण हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।